लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन समझे थे। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या था ये भी समझा था हम लोगों ने, किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन भी देखे थे हम लोगों ने। तो अब आज देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे, क्या इफेक्ट पड़ा। इंडिया परस्यूड अ ट्रेड स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब इंडिया ने क्या किया था, ये जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है इसको किस लिए यूज़ करना स्टार्ट किया था या इम्प्लीमेंट में लाए थे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। ठीक, कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इट हैड बोथ गुड एज वेल एज बैड इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। अब ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी या ट्रेड स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं, इसके अच्छे इम्पैक्ट भी हैं और बुरे इम्पैक्ट भी हैं हमारी जो भी हेल्थ है स्ट्रैटेजी इकोनॉमी की उसकी उस पर। ठीक है, फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी परस्यूड इन इंडिया प्रायर टू 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर लॉन्च्ड। ठीक है, जब भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी हमारी, अब हम लोग देखेंगे कि क्या गुड इम्पैक्ट है और क्या बैड इम्पैक्ट है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गुड इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस पे। सिंपल है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द गुड इम्पैक्ट ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब उसके लिए हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने होंगे, जैसे हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो पहला क्या है हमारा, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो कि एक हाई रेट पे हो रही है, किसके साथ, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उसके साथ। Despite Green Revolution, the percentage contribution of industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991. ग्रीन रिवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो कितना बढ़ गया, कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, 12% जो कि 1991 था वहाँ से बढ़ के कहाँ पे आ गया, 25% जो कि 1991 में है। ठीक है, 1951 में 12% था और 1991 में बढ़ के कहाँ पे आ गया, 25% पे। राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। ये जो शेयर था इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में जो रेज कर रहा था, ये किसका साइन था, इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन था। किस पर बेस, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इकोनॉमी में उस पर बेस था टोटल। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स व्हेन देयर इज राइज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी। जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ये कब होते हैं, जब भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में जो परसेंटेज शेयर होता है वो राइज करता है, तब होता है। एंड द करस्पॉन्डिंग फॉल इन द परसेंटेज शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। और किस वजह से होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो शेयर है जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें जब कमी आती है तभी होता है, ऑब्वियस सी बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इट अचीव्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे हमें क्या मिला, जो ग्रोथ मिली हमारे, जो भी मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं अपने इकोनॉमी में उसमें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली।
सेकेंड है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द पीरियड 1950 टू 1990, ये जो हमारा 40 साल का जो पीरियड है, ये सॉ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसमें हमें क्या देखने को मिला, अलग अलग तरीके का इंडस्ट्रियल ग्रोथ या उसमें भिन्नताएं देखने को मिली। अब क्या ऑब्जर्वेशन है इसके लिए, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा, मॉडर्न इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट थैंक्स टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्टेड स्प्रेडिंग अक्रॉस इंजीनियरिंग गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो केवल अब टेक्सटाइल या कपड़ों के या जूट के काम में ही नहीं थी, या जो इंडस्ट्री थी अब इस पे ही केवल डिपेंड नहीं थी, अब और भी कई तरीके के गुड्स या सर्विसेज थे, कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज थे या इंजीनियरिंग गुड्स थे, उस पर भी जो हमारा ट्रेड था वो फैलता जा रहा था। ये किसकी वजह से हुआ, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से। Owing to the inward looking trade strategy, there was a noticeable growth of the then sunrise industry wise इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अब जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही बड़ा जो सनराइज इंडस्ट्री थी हमारी, जो कि जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, उस टाइम पे ये जो इंडस्ट्री थी वो अपने वजूद में आ रही थी, मींस नई नई थी, तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई। इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज दैट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड हैव फेल्ड टू टेक रूट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और ये इससे हमें क्या समझ में आया, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या हुई, अपनी जड़ें मजबूत करने में फेल रही। हैड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन नॉट बीन परस्यूड, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोटेक्शन पॉलिसी थी उसको काम में नहीं लाई गई। ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑल्सो ascribed टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो प्रिस्क्राइब नहीं की थी इनवर्ड लुकिंग ऑफ ट्रेड स्ट्रैटेजी ने। एक्सपोज टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, दीज इंडस्ट्रीज वुड हैव फेल्ड टू सर्वाइव। अगर इंटरनेशनल कंपटीशन से देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्री थी वो सरवाइव करने में फेल रही। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, यहाँ पे जो हम लोगों ने टर्म देखा था वो है क्या एक्चुअली, राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ द टाइम इज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। जब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम में जो इंडस्ट्री फॉर्म हो रही थी धीरे धीरे या राइज कर रही थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। इन 1950 टू 1990 वॉज एन एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये जो 1950 से 1990 का जो टाइम था वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री का एक एरा हुआ करता था ग्लोबल मार्केट में। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वाज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसको सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता था उस टाइम में। इंडस्ट्रियलाइजेशन टेंड्स टू स्पिन अराउंड द सनराइज इंडस्ट्री, और जो भी इंडस्ट्री थी वो किसके इर्द गिर्द घूमती थी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी या जो सनराइज इंडस्ट्री थी उसके इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। इफ प्रोटेक्शन वॉज नॉट ग्रांटेड टू दिस इंडस्ट्री ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ, अगर मान लीजिए प्रोटेक्शन इस इंडस्ट्री को ना दी जाती जब ये अपने शुरुआती दौर में थी ग्रोथ के, इट वुड हैव फेल्ड टू सस्टेन द इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसकी वजह से क्या हो सकता था कि इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन पर जो इम्पैक्ट पड़ा था वो बेकार हो जाता है, वो पड़ता ही ना वो, ठीक। नो वंडर दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग अ वेरी हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स which was as high as 400% in the initial stages। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी
कि जो इंडस्ट्री थी हमारी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे, ठीक है, उनके इंपोर्ट पर क्या किया उन्होंने, जो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर पड़ती थी उसको बढ़ाकर कितनी बढ़ा दी, ऑलमोस्ट 400% उसका जो ड्यूटी थी उसको बढ़ा दी इंपोर्ट पर, ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको कि सनराइज इंडस्ट्री क्या है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन टू SSI, जिसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकली इन्वेस्टमेंट की, जो स्मॉल स्केल बिजनेस थे उन्होंने न्यू ओपन हुई, जिनको हम लोग न्यू ओपन अपॉर्चुनिटीज़ बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं थी। इट ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज ऑफ latent resources in the country which otherwise would have remained idle। इसमें क्या इम्प्लाई था कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कंट्री के थे उनको यूज़ किया जा सकता था जो कि लॉन्ग टर्म टाइप के थे। ठीक है, सिंपल भाषा में बोला जाए, जो कि लॉन्ग टर्म टाइप के थे और हमेशा के लिए रह सकते थे। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जिस तरीके की जो नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, इससे क्या हुआ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड का एम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज हुआ, इसकी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई। इट प्रमोटेड ग्रोथ एंड इक्विटी, इससे क्या प्रमोट हुई, हमारी ग्रोथ और इक्विटी प्रमोट हुई। ठीक है। यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, लेटेंट रिसोर्सेज रिफर टू पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट रिसोर्सेज बोलते हैं। दीज आर द रिसोर्सेज विच रिमेन हिडन एंड देयरफॉर आइडल। ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, हिडन होते हैं और काम के लिए आइडियल भी होते हैं। दीज आर हिडन सिंपली बिकॉज दे फेल टू फाइंड देयर प्रोडक्टिव यूजेस। ये हिडन है किस वजह से, क्योंकि वो अपना जो प्रोडक्टिव यूज है उसको फाइंड नहीं कर पाए। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड स्मॉल सेवर्स इन इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर लेटेंट रिसोर्सेज एज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये जो पॉलिसी थी प्रोटेक्शन की, इसने क्या ऑफर किया, जो कि स्मॉल सेवर्स थे, मीन्स जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते थे, उनको ये ऑफर किया या उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी खोल दी कि वो स्मॉल स्केल बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द स्मॉल सेवर्स वर नॉट हैविंग इनफ कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल सेवर्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा इनफ कैपिटल ही नहीं है कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर सकें। अकॉर्डिंगली, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, द लेटेंट रिसोर्सेज वुड हैव रिमेन्ड अनयूटिलाइज्ड। अब क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं था, इस वजह से क्या हुआ, जो रिसोर्सेज थे वो अनयूटिलाइज्ड रह गए। ठीक है, जो भी लेटेंट रिसोर्सेज थे वो अनयूटिलाइज रह गए उसमें से। ठीक, ये तो थे हमारे गुड इम्पैक्ट। अब बैड इम्पैक्ट क्या है इसका, अब इसमें से सबसे पहला है हमारा ग्रोथ ऑफ इनसफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। पहला है हमारा ग्रोथ ऑफ इनसफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनसफिशिएंट मोनोपोलीज। ठीक है, ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ को जो प्रोटेक्शन दिया गया था, इससे क्या हुआ, इनसफिशिएंट मोनोपोलीज ग्रोथ होने लगी। ठीक, टेलीकम्युनिकेशन वाज अ गवर्नमेंट मोनोपोली टिल अबाउट 1990। जो टेलीकम्युनिकेशन था 1990 तक क्या था, उसको सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। ठीक है, वी ऑल नो दैट पीपल हैड टू वेट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स जस्ट फॉर टेलीफोन कनेक्शन। हम सभी जानते हैं कि लोगों को सालों वेट करना पड़ता था सिर्फ एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये क्या थी, मोनोपोली थी। और जो मोनोपोली का मतलब किसी एक जगह पर ही या जिसका है
उसी के पास ही इससे परचेजिंग उसी से कर सकते हैं जिसकी ये चीज़ है। इसी को मोनोपोली कह सकते हैं। मीन्स मान लीजिए अगर मेरी कोई चीज़ है वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मेरे ही पास मिलेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, जो टेलीकम्युनिकेशन था गवर्नमेंट का था और गवर्नमेंट से ही उसे परचेज कर सकते थे, उसको प्राइवेट मार्केट से कहीं से परचेज नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट था ही नहीं प्राइवेट मार्केट में। ठीक है, but now you get a repeated SMS offering you a new telephone connection for free of charge। लेकिन अब क्या है, ये आपको बार बार रिपीटेड एसएमएस आते रहते हैं। किसके लिए? कि आप एक नया टेलीफोन कनेक्शन ले लीजिए फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब इसमें क्या है, हमारा कंपटीशन की कमी की वजह से क्या हुआ, जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें भी कमी आई। ओल्ड यूजर्स ऑफ कार्स स्टिल रिमेंबर दैट अम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली टू मॉडल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। जो पुरानी कार यूज़ करते हैं उनको आज भी याद होगा कि इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कार्स में केवल 2 ही कार्स का प्रोडक्शन किया जाता था, जो थी फिएट या फिर अम्बेसडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या है। नो डाउट दैट द डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लोरिस्ड एज अ नियर मोनोपोली ओइंग टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री है वो लगभग मोनोपोली हो चुकी थी। किसकी वजह से? पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से। बट prolonged protection failed to prompt the domestic producer to upgrade or modernize their products। लेकिन जो प्रोटेक्शन पॉलिसीज थी इसकी फेल होने की वजह से क्या हुआ, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे ऑटोमोबाइल या कार के, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके या मॉडर्नाइज नहीं कर सके अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली फिएट एंड एम्बेसडर कंटिन्यूड टू बी owner's pride as long as the policy of protection was pursued। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फिएट या एम्बेसडर थी वो क्या हुई, जो ओनर्स प्राइड हुआ करती थी वो काफ़ी लंबे समय के लिए, और सिर्फ किसकी वजह से हुई, प्रोटेक्शन जो पॉलिसी थी उसको यूज़ करने की वजह से। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वॉज विदड्रॉन, जब पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन विदड्रॉन कर ली गई, क्या हुआ, पीपुल रिजेक्टेड दीज कार्स एज अ गुड रिडेंस। ठीक, जो लोगों ने क्या किया, उन्होंने इस कार्स को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 was marked with a trend to do anything and everything through public sector undertaking। ये जो 1990 से 1980 का जो पीरियड था वो क्या था, उसमें कोई भी कुछ भी कर सकता था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर में। ठीक है, सो मच सो दैट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन देयर बिड टू प्ले द रोल ऑफ क्रूसैडर स्टार्टेड swallowing up opportunities of investment for the private enterprise। इसकी वजह से क्या हुआ, अब ज़्यादातर लोग क्या करने लगे थे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू अपना काम स्टार्ट करने लगे थे। इससे क्या हुआ, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनके लिए जो डोर्स थे वो क्लोज होने लगे थे। वन कैन अप्रिशिएट commanding heights of the economy to be public sector undertaking, but one fail to understand the logic when public sector enterprise started producing bread and shoe। एक तो बात यह है कि जो कमांडिंग थी वो इकोनॉमी में बढ़ रही थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, लेकिन साथ ही साथ एक बात ये भी थी कि इसमें कोई एक लॉजिक नहीं था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ब्रेड या जूतों का प्रोडक्शन करने लगे। इट अमाउंट्स टू एन इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो काफ़ी
बेतरतीब तरीके से इंडस्ट्री में फैलता जा रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइज अ पॉलिटिकल कंपल्शन। Any private sector enterprise would ultimately shut down if found to be an economically unviable unit. तो किसी भी तरीके का प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उसको ऑटोमेटिक बंद कर दिया जा सकता है अगर वो किसी भी तरीके से अनयूजफुल यूनिट हुआ तो। बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इट ऑलवेज हैज़ बीन अ पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर द लॉस एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग अनवाइलेबल एंटरप्राइज। लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी इसके कंडीशन में क्या था कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल कंपल्शन हो गया था। मीन्स जो पॉलिटिशियंस थे वो क्या करते थे, एक दूसरे पे थोपते रहते थे कि ये इंडस्ट्री बंद नहीं होगी भले ही इनसे कितना भी लॉस हो रहा हो। Trade unions and politicians opposed shutting down the unviable public enterprise on the pretext of social justice to the worker। जो ट्रेड यूनियन थे और पॉलिटिशियंस के बीच में इसी बात की लड़ाई चल रही थी कि इस तरीके की जो अनयूजफुल इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद किया जाए जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। Gradually, the government started realizing that the bad impact of inward-looking trade policy वर ओवर शेडोइंग द गुड इम्पैक्ट। तो इससे क्या हुआ, बाद में ही गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के जो बैड इम्पैक्ट हैं वो जो गुड इम्पैक्ट हैं उनको क्या करने लगे थे, ढकने लगे थे। Accordingly, by the end of 1990, the government started giving a serious thought to NEP, ठीक, which was put in place in 1991। क्लियर है? तो 1919 के बाद क्या हुआ कि इंडिया ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट करनी शुरू की जो कि 1991 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, तो आपका काम ये है कि वीडियो जो भी इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो मैंने आपको दी हैं उनको अच्छे से देखिए और जो भी वर्कशीट है उनको तैयार करिए। ठीक है, उसी से आपको टेस्ट भी देने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं वीडियो को लाइक करना है,